हम सभी को पैसे अच्छे से सेव करने हैं और इन्फ्लेशन को बीट भी करना है। अब जब बात आती है इन्फ्लेशन को बीट करने की, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपने ये वाला एड तो देखा ही होगा। सोचा है इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें मेरे पैसे है सिर्फ बढ़ाने नहीं है, साथ में उसको ग्रो भी करना है। अगर ग्रो करना है, अच्छे से ग्रो करना है, तो मुझे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जहां से मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। तो मैं पहले क्या कर सकता हूँ, या तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर कोई अच्छी सी लैंड हो उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मेरा रिटर्न सबसे अच्छा मिले। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत अच्छी सी यानी कि बहुत बड़ी वाली कॉर्पस चाहिए, यानी कि बहुत सारा पैसा चाहिए, जो मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए ज़्यादातर इम्पॉसिबल है। तो हम एक और रास्ता और चुन सकते हैं और वो है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है आपके पास तो इस जगह पे आता है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है हम सभी के लिए। देखिए, अब हमें स्टॉक मार्केट से पैसे तो कमाने हैं, लेकिन हमारे पास टाइम या स्किल या फिर नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कोई एक अच्छे एक्सपर्ट के पास या फिर कोई एडवाइज़र के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा, भाई ये ले मेरे 25,000 30,000 जो भी है तो दूंगा, और बोलूँगा कि भाई इसको अच्छे से लगा दो। तो वो करेगा थोड़ा सा रिसर्च और उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि स्टॉक में लगा देगा। और ये काम करने के लिए वो थोड़ा सा उसका कमीशन ले लेगा, लेकिन मेरा पैसा अच्छे से इन्वेस्ट हो गया है। तो जैसे ये हुआ वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे क्या आता है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, यानी कि एएमसी जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, एक अच्छा सा फंड मैनेजर ढूंढती है, और ये फंड मैनेजर का काम क्या होता है, 24 घंटे स्टॉक मार्केट पे नजर रखना। वो अच्छे से एक्सपर्ट भी होता है, 10-15 साल का उन लोगों का एक्सपीरियंस रहता है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, अच्छे स्टॉक में पैसे लगाता है और उसके बदले में वो क्या करता है, थोड़ा सा अपना कमीशन चार्ज करता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं, मेरा दोस्त, वैसे जितने भी ऐसे सारे लोग हैं जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम या नॉलेज नहीं है, तो वो जाते हैं एएमसी के पास, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस के पास। सारा पैसा उनको देते हैं, वो एक फंड मैनेजर को अलोकेट करते हैं और वो फंड मैनेजर हम सभी के पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है। वो अलग अलग स्टॉक में पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम क्या हुआ कि हमने सिर्फ उनको पैसे दे दिए। अब सारा काम आ जाता है एएमसी का और फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर अच्छे से रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है और स्टॉक में पैसे लगाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके ऐसा पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे बिल्डअप हो गया और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रही। हाँ, एक चीज़ है, ये जो सारा काम करेगा फंड हाउस या फिर एएमसी या जो भी है प्रोसेस, उसके लिए बदले में वो हमारे पास से थोड़ा सा कमीशन चार्ज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा कोई भी स्किल, टाइम या नॉलेज लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं रही और मुझे रिटर्न भी बहुत अच्छे से मिल। देखिए, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत और सारे लोग भी हैं जिन सभी लोगों ने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट वहाँ पे की हुई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जितने पैसे डाले हैं उसके पैसे कितने हुए? तो देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट आता है एनएवी का, यानी कि मैंने जितने पैसे डाले हैं उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एक यूनिट मिलेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक यानी कि शेयर मिलता है, वैसे म्यूचुअल फंड में मिलता है एनएवी यानी कि यूनिट, नेट एसेट वैल्यू। तो उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मेरी जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका कितना पैसा बढ़ा है या कितना पैसा घटा है। दूसरी एक चीज़ आती है, म्यूचुअल फंड ऐसे फ्री में तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसको भी फंड मैनेजर को सैलरी देनी है, उनका ऑफिस का रेंट भी रहता है, शेयर को लेना है, बेचना है, उसका जो चार्जेस रहता है वो होता है, डीपी चार्जेस रहता है, ये सभी तरह के खर्चे रहते हैं। और दूसरा, उनको थोड़ा सा बिजनेस भी करना है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेंस रेशियो लगाएंगे। जैसे हमारा फंड है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया तो उसका 0.75%, 1%, 2% तक का एक्सपेंस रेशियो रहता है। और ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1 साल का रहता है, यानी कि 1 साल के अंदर मुझे 1% जो भी मेरी अमाउंट है वो कंपनी को देनी होगी।
और हम जो रिजल्ट देखेंगे यानी कि रिटर्न देखेंगे वो सारा एक्सपेंस रेशियो कट करने के बाद ही रहता है। अब बात आती है इन्वेस्ट कैसे करें। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स है, एक पहला है लमसम और दूसरा है एसआईपी। लमसम यानी कि अगर मुझे मेरे पैसे एक साथ डाल देने हैं, जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और मुझे अभी ज़रूरत नहीं है 10 साल 15 साल तक, तो मैं अभी क्या करूँगा, सारे पैसे एक साथ में डाल दूंगा। तो ये क्या होगा, लमसम, यानी कि कभी भी मैं कितना भी अमाउंट फिक्स डाल सकता हूँ। और दूसरा है एसआईपी। ये टर्म्स आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी में क्या होता है, मैं एक डेट नक्की करूंगा, उसके साथ एक अमाउंट नक्की करूंगा, तो उस डेट को उतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी और जो पैसा है वो डायरेक्टली मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दो अच्छी चीज़ है एसआईपी की, एक होता है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट और दूसरा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के कौन कौन से बेनिफिट यानी कि कौन कौन से फायदे हैं। तो उसमें से सबसे पहला आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे जो हमारा फंड मैनेजर रहता है वो वेल क्वालिफाइड रहता है और उसका एक्सपीरियंस 7 साल से 15 साल या उससे भी ज़्यादा रहता है और उसने बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड में काम किया होता है। तो यहाँ पे एक जो रिस्क रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है कि हमारा पैसा कहीं ऐसी जगह पे नहीं लगेगा जहाँ पे रिस्क हुआ। रिस्क डेफिनेटली थोड़ा सा रहता है लेकिन बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं पैसा डालता है, वो गोल्ड में भी डालता है, बॉन्ड्स में भी डालते हैं, रियल एस्टेट में भी डालते हैं और इक्विटी में भी डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ऐसा रहता है कि अगर इक्विटी डाउन है तो बाकी के जो एसेट क्लास है वो भी परफॉर्म अच्छा ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो रिस्क है जो सिर्फ इक्विटी के बेस पे था वो बहुत ही कम हो जाता है। तीसरा है हमारा अफोर्डेबिलिटी। देखिए यहाँ पे आप यानी कि म्यूचुअल फंड में कम से कम पैसे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से या 500 रुपये या 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यही बात अगर स्टॉक मार्केट में देखें, अच्छी वाली जो कंपनियां हैं जैसे कि पेज इंडस्ट्री है या फिर एमआरएफ है, अगर उसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक शेयर के लिए 1 लाख 1.5 लाख या फिर 20,000 25,000 का शेयर नहीं ले पाओगे क्योंकि हमारे पास कॉर्पस कम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा लगता है तो मेरी एक छोटी अमाउंट से भी बहुत अच्छा स्टॉक खरीदा जा सकता है, तो उसका हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, यानी कि छोटी अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा हमारा है रिस्क रिडक्शन। देखिए यहाँ पे जो हमारे पैसे लगते हैं वो एक अच्छा मैनेजर मैनेज कर रहा है, दूसरा सिर्फ 1 2 या 3 जैसे स्टॉक्स में नहीं लग रहा है, वो बहुत सारे स्टॉक्स 40-50 जितने स्टॉक्स में लग रहा है। यहाँ पे जो हमारा डाउनफॉल का रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा सा बेनिफिट है। पांचवा हमारा है ट्रांसपेरेंसी। देखिए म्यूचुअल फंड है वो सेबी के अंडर में आता है और सेबी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे जो गफला होने के यानी फ्रॉड होने का जो चांस है वो कम से कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां कौन से शेयर ले रही है, बेच रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है, वो सब कुछ महीने के एंड में उनको डिस्क्लोज करना रहता है, यानी कि हमारे सामने सब कुछ रहता है। यानी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट किसी एक फंड में लगा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो किस स्टॉक्स में डाल रहे हैं, कौन सा स्टॉक बेच रहे, सब कुछ मुझे एंड ऑफ द मंथ मिल जाता है। और दूसरा एवरी नाइट 9 PM के बाद वो जो NAV है वो कम्प्लीटली डे टू डे अपडेट हो जाती है। छठा हमारा है लिक्विडिटी, यानी कि मुझे जब भी अपने जो यूनिट्स है वो बेचने हैं तो मैं इजीली बेच पाऊंगा, लेने हैं तो इजीली मैं यहाँ पे ले पाऊंगा। जैसे स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट लोअर सर्किट में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हो, वैसे म्यूचुअल फंड में 90% चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। सातवां हमारा है यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए शेयर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड है या फिर मिक्स लेना है या फिर फ्लेक्सी कैप में डालना है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इवन दो आप गोल्ड में भी, रियल एस्टेट में भी या फिर ETFs है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, डेट फंड है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आठवां हमारा है सूटेबल फॉर योर गोल। देखिए आपको एक पर्टिकुलर गोल फिक्स करते हैं, जैसे मुझे मेरे बच्चे के लिए शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा
बड़ा होराइजन यानी कि टाइम होराइजन बड़ा है, तो यहाँ पे मैं अच्छे रिस्क वाले और हायर रिटर्न वाले फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा शॉर्ट टर्म का गोल है, मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से जितने भी फंड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर सकते हो, सुटेबल फॉर योर गोल। और लास्ट हमारा है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। देखिए ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसमें आप ATC के अंदर 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट बाद ले सकते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे 2 बेनिफिट रहता है, एक यहाँ पे मेरा पैसा भी बच रहा है टैक्स के हिसाब से, और दूसरा जो भी पैसा लग रहा है वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि वो 3 साल की ये लॉकअप में रहता है, तो हमारा जो पैसा अच्छे से बचेगा भी और अच्छे से ग्रो भी करेगा। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स है। उसमें से पहला जो टाइप है वो होता है हमारा इक्विटी फंड। जो भी हमारा पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में लगता है, तो वो होता है हमारा इक्विटी फंड। जैसे मैं ले रहा हूँ कि निफ्टी फंड जो है मेरा, यानी कि 50 कंपनी है, उसी के अंदर मैं अपना पैसा डाल रहा हूँ, यानी कि 100% मेरा पैसा स्टॉक में ही लगा है, तो वो हो जाएगा हमारा इक्विटी फंड। दूसरा है हमारा डेट फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में इक्विटी के साथ दूसरा एक और कैटेगरी भी है, वो होता है हमारा डेट फंड। डेट फंड में क्या रहता है, फंड मैनेजर क्या करता है, पर्टिकुलर बॉन्ड्स में पैसे रोकता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इन सभी के अंदर पैसे डालते हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे मार्केट से कुछ भी लिंकअप नहीं है, वो टोटली डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मुझे यहाँ पे फिक्स्ड इनकम जैसा थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8% जितना यहाँ पे बेनिफिट हमें मिल जाता है, और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड भी वो नहीं होता है, यानी कि वॉलेटिलिटी इसमें बहुत कम रहती है। और तीसरा हमारा है हाइब्रिड। अब देखिए कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जो 100% रिस्क नहीं ले पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि मुझे इक्विटी और डेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि मुझे थोड़ा सा इक्विटी का बहुत अच्छा सा रिटर्न भी मिले और डेट का कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिले। तो यहाँ पे आता है हमारा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि कुछ पोर्शन 60-40, 75-25 इतना रेशियो फिक्स रहता है, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह से बेनिफिट है, एक इक्विटी का अच्छा रिटर्न मिलता है और दूसरा डेट है उससे स्टेबल हमारा पोर्टफोलियो रहता है। तो ये होता है हाइब्रिड फंड। चौथा हमारा रहता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और जैसे निफ्टी रहता है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करेगा, जो भी निफ्टी 50 है या फिर सेंसेक्स की 30 कंपनी है, तो उसकी कैटेगरी या फिर कैपिटलाइज के हिसाब से पूरा का पूरा रेप्लिकेट करेगा। मतलब जितना पोर्शन कोई भी पर्सन जितना भी परसेंट कंपनी का है उतना परसेंट अपना यहाँ पे फंड में लगा देगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर फंड मैनेजर को कुछ नया स्टॉक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो एक इंडेक्स फंड का ये बेनिफिट रहता है। और पांचवा है ELSS फंड, जो टैक्स सेविंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। 3 साल के लिए ये फंड लॉक रहता है। यहाँ पे फंड मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहता है, कुछ पोर्शन डेट में भी रहता हो सकता है या फिर कुछ इक्विटी में भी हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन स्कीम रहता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने की बात करते हैं तो साथ में आता है रिस्क। अब देखिए सबसे पहला रिस्क जो रहता है म्यूचुअल फंड में वो होता है मार्केट रिस्क, यानी कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा के हिसाब से हमारा म्यूचुअल फंड वर्क करेगा, क्योंकि वो टोटली स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर मार्केट प्लस जाएगा तो हमारा रिटर्न भी प्लस आएगा, अगर मार्केट माइनस आएगा तो वो भी माइनस में आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम मेन ये है कि हमें टोटली डिपेंड्स यहाँ पे है मार्केट के ऊपर। तो अगर आपका टाइम होराइजन फिक्स नहीं है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। दूसरा हमारा जो है वो है मैनेजमेंट रिस्क। देखिए आफ्टर ऑल फंड मैनेजर कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा वो उसका डिसीजन है, यानी कि पूरा मैनेजमेंट का डिसीजन है। अगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है या फिर मैनेजमेंट अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है अच्छे से डाउन हो सकता है, यानी कि बहुत बुरा हमारा रिटर्न भी वहाँ पे हो सकता है। ज़्यादा तो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर फंड्स आपका रिटर्न कम मिल सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
तीसरा हमारा है क्रेडिट रिस्क, जैसे डेट फंड है, कॉरपोरेट बॉन्ड। इन सभी में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कॉरपोरेट्स में पैसे देते हैं और कभी कभी क्या होता है कि वो कंपनी पैसे वापस नहीं कर पाती है। तो ऐसे जो भी है वहाँ पे क्रेडिट रिस्क का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है क्योंकि ट्रिपल ए प्लस रेटेड उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन जो कम रेटिंग वाली कंपनियां हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड ने और वो कंपनी वापस नहीं दे पाती है, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क के हिसाब से पैसे लॉस होने का चांसेस हो सकता है। और चौथा और आखिरी हमारा लिक्विडिटी रिस्क। देखिए ये रिस्क बहुत ही कम रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है। मान लीजिए कोई एक फंड है जिसका ईवीएम बहुत कम है और कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से सारे के सारे इन्वेस्टर इंस्टेंट पैसा निकाल रहे हैं, तो फंड मैनेजर के लिए एक बहुत दिक्कत हो जाएगी कि उसको मार्केट से पैसे तुरंत ही निकालने पड़ेंगे और जो भी मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे जो मार्केट लिक्विडिटी है बहुत ख़राब हो जाएगी और पैसा लॉस होने का चांसेस हो सकता है। तो ये थे सारे रिस्क। आपको अच्छे से रिस्क मैनेज करके उसमें पैसे डालने चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बेनिफिट क्या है और उसके रिस्क क्या है। अब देखिए ये सब जान के अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। आप समझ लीजिए वो टिप्स भी है या फिर उसके फैक्टर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है योर फाइनेंशियल गोल, यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी होगी, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबे समय के लिए सुटेबल है। अगर आपको बेटे की शादी के लिए या फिर उसकी स्कूल या कॉलेज के लिए या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए भी कुछ प्लान करना है, यानी कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग सोच के भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, यानी कि बहुत अच्छे से वर्क आपके लिए करेगा। आपको पर्टिकुलर गोल एक डिसाइड करना हो तो ही आप अच्छे से उसमें इन्वेस्ट पाओगे। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस। देखिए हर एक इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस अलग अलग रहता है। कोई अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई चाहता है मेरा मीडियम रिस्क हो, कोई चाहता है हमारा हायर रिस्क हो। डिपेंड्स ऑन एज एंड टाइम होराइजन ये फिक्स होता है। तो आप अगर अपना रिस्क प्रोफाइल अच्छे से बना पाओ या फिर रिस्क अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप अच्छा सा रिटर्न में उसमें देख पाओगे, यानी कि रिस्क अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तीसरा हमारा है टाइम होराइजन। देखिए ये बहुत ही बड़ा मैटर्स है। यहाँ पे आप अगर समझो कि अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है कि मुझे कितने साल तक इन्वेस्ट करना है, तो आप अच्छे से उसमें से रिटर्न नहीं निकाल पाओगे। जैसे बड़ा होराइजन है 10 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप उस ज़्यादा रिस्क वाले फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप अच्छा रिटर्न भी वहाँ पे कर पाओगे। तो आपको आपका टाइम जो है वो अच्छे से आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे इतने टाइम का इन्वेस्ट करना है। चौथा हमारा आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें, आप साथ में गोल्ड में भी कीजिए, रियल एस्टेट में भी कीजिए, डेट में भी कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। कभी कभी लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ इक्विटी में करते हैं या फिर सिर्फ डेट में करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो मिक्सअप होना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है और आप सिर्फ इक्विटी में डालना चाहते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, यानी कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सभी के सभी अलग अलग फंड्स होते हैं, तो वो भी उसका मिश्रण हो सकता है। पांचवा हमारा है कॉस्ट एंड फीस। देखिए एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड हाउस कितना चार्ज करता है वो आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, तो यहाँ पे हमें देखना होगा अगर मेरा जो फंड है यानी कि जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो अगर कम एक्सपेंस वाले दूसरे फंड से बीट नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे रुक के और कुछ मेरा फ़ायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मेरा फंड तुरंत ही तो स्विच करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग भी फैक्टर्स है, वो आप अपने एडवाइज़र से पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये फीस और कॉस्ट अच्छे से देखनी चाहिए। छठा हमारा है फंड परफॉर्मेंस। देखिए ये गारंटी नहीं है कि अगर कोई पास्ट में अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है वो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन पास्ट वाला जो परफॉर्मेंस है वो हमें दिखाता है कि फंड का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। दूसरा
फंड कंसिस्टेंसी कैसा काम कर रहा है या फिर उसकी स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, या फिर बहुत बुरी सिचुएशन में भी फंड ने कैसा परफॉर्म किया था वो हमें यहाँ पे पता चल सकता है। तो हमें फंड का परफॉर्मेंस है वो भी चेक करना पड़ेगा। सातवां हमारा है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। देखिए आफ्टर ऑल जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो फंड मैनेजर के थ्रू ही होगा, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि फंड मैनेजर कितने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर पहले उसने कौन से वाले फंड में काम किया है और उस फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, या फिर अभी जो जब से ये काम कर रहे हैं तब से इस फंड में कैसा बदलाव आया है, कैसा अच्छा रिटर्न आया या फिर बुरा रिटर्न आया, सब कुछ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। यानी कि उसका एक्सपीरियंस है और उसका जो आउटपुट है वो अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। और लास्ट हमारा है फंड का ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। देखिए हर एक फंड मैनेजर और हर एक फंड हाउस का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है। कोई बाय एंड होल्ड करता है और कोई मोमेंटम के वर्क करता है, कोई एक्टिवली काम करता है, कोई एक्टिवली ट्रेड पे काम करता है। तो हर एक फंड का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, हर एक फंड हाउस का भी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम जो भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका स्ट्रेटेजी क्या है, तो उस हिसाब से हम हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते। तो अभी तक जो भी हमने देखा वो था हमारा म्यूचुअल फंड, यानी कि एक बेसिक म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, वो सब कुछ हमने देखा है। देखिए म्यूचुअल फंड का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बड़ा है, तो हम क्या करेंगे एक अच्छी सी सीरीज बनाएंगे वीडियो की, और उसके अंदर टॉप टू बॉटम जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपका जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड नॉलेज है वो हम अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।